नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मुकेश कल्याण पर। और आज हम डिस्कस करेंगे दृष्टि आईएएस का ऑडियो आर्टिकल जो इन्होंने फ्लड्स इन इंडिया चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस पर दिया हुआ है। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या नोट करने लायक बातें हैं और क्या क्या हमें छोड़नी चाहिए। देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर अरुणाचल लैंडशिप फ्लड किल 2 और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर असम फ्लड सिचुएशन डिटीरियोरेट्स स्लाइटली के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह जीएस पेपर 3 के आपदा प्रबंधन खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल। जब भारत में बाढ़ की खबरें ज्यादातर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों बाढ़ का कहर, चुनौतियां और समाधान। एक समय था जब भारत में बाढ़ की खबरें ज्यादातर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से आया करती थी, लेकिन हालिया वर्षों में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक लगभग हर राज्य में बाढ़ की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। मौजूदा वक्त में असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम के 1 दर्जन से ज़्यादा जिले बाढ़ के कारण गंभीर रूप से अस्त व्यस्त हैं। उधर गुजरात के भी कई जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। मौजूदा मानसून में मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई के भी कई हिस्सों के डूब जाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो हमारे देश के कई राज्य तकरीबन हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। कहीं फ्लैश फ्लड इसकी वजह बनती है तो कहीं अर्बन फ्लड। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाढ़ साल दर साल नियमित समय पर आने वाली आपदा है और अब ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्र भी इसकी चपेट में आते रहते हैं। बाढ़ के लिए मानसून तो एक वजह है ही, लेकिन जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण के गठजोड़ ने इस आपदा को और बड़ी चुनौती के रूप में पेश किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बाढ़ की समस्या ने हाईटेक शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी नई चुनौतियां खड़ी की हैं। सवाल है कि अगर सिर्फ बारिश के पानी के चलते हमारे शहर जलमग्न हो जाते हैं तो इसके लिए कौन से पहलू जिम्मेदार हैं। बाढ़ जैसी आपदा के तमाम चरणों में आपदा प्रबंधन सबसे अहम है। लिहाजा इस आपदा में प्रबंधन को चाक चौबंद करने की ज़रूरत है ताकि जान माल की हानि को कम किया जा सके। फिर सवाल है कि केंद्र और राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन के किन किन पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए इन सभी पहलुओं पर बात करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ के क्या कारण हैं। 1976 में गठित होने वाले राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक देश की करीब 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित। देखिए, जैसा कि अभी इन्होंने कहा, 1976 में गठित हुई थी एक कमेटी जिसमें राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक देश के करीब 4 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो बाढ़ से प्रभावित हुई थी। अब ये पॉइंट ऐसा है जिसे हम अपने पॉइंट्स में डाल सकते हैं, तो इसलिए हमें ये वाला पॉइंट जो है ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। है असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्यों में से हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और अब हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। पंजाब आकस्मिक बाढ़ के कारण पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसूनी वर्षा की तीव्रता और मानव क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। दरअसल बाढ़ की स्थिति तब पैदा होती है जब नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और वह वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों की तरफ रुख कर लेता है। अमूमन बाढ़ अचानक नहीं आती है, यह कुछ विशेष क्षेत्रों और वर्षा ऋतु में ही आती है। हालांकि कभी कभी अचानक भी बाढ़ आ जाती है, जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। कई बार झीलों और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में तूफान आने, लंबे समय तक तेज बारिश होने, बर्फ के पिघलने, जमीन की जल अवशोषण क्षमता में कमी आने और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होने से भी बाढ़ आती है। देखिए, जैसे ये हमारे सामने बाढ़ के कारण लिखे हुए हैं, तो हमें ज़रूरत है इन सभी के बारे में सोचने की। तो जितने भी ये कारण हैं इन सब को हमें ध्यान देना चाहिए।
इन सबको हमें नोट करके रखना चाहिए ताकि हम इन्हें आगे से नोट पर लिख सकें। जब भी हम क्वेश्चन में कोई से भी बाढ़ से, प्रबंधन से, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी ऐसा क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर लिखना शुरू करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सभी पॉइंटों की। ठीक है। 3 से 4 माह की अवधि में ही देश में भारी बारिश के कारण नदियों में जल का प्रवाह बढ़ जाता है, जो विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता है। एक दिन में लगभग 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है तो नदियों का जल स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर भारी वर्षा और पहाड़ियों या नदियों के आसपास बादलों के फटने से भी नदियां उफान पर आ जाती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद और रेत लेकर आती हैं। साल दर साल इनकी सफाई न होने के कारण नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी फैल जाता है। मानवीय क्रियाकलापों की बात करें तो तटबंधों, नहरों और रेलवे से संबंधित निर्माण के कारण नदियों की जल प्रवाह क्षमता में कमी आती है, जिससे बाढ़ की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। अब देखिए, जो पानी की जो समस्या है, जो बाढ़ की जो समस्या है, जो वाटर लॉगिंग होती है, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि मानवीय क्रियाकलाप हमारे क्या क्या हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से मुख्य हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर सूचना दे सकते हैं, इसके बारे में हम लिखित दे सकते हैं। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें कौन से नोट करने चाहिए। अब जैसे कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये वाले, तो इन सबको हमें नोट करके रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ को मानव निर्मित कारकों का ही परिणाम माना जाता है। पेड़ पहाड़ों पर मिट्टी के कटाव को रोकने और बारिश के पानी के लिए प्राकृतिक अवरोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन बढ़ती जरूरतों के चलते आज पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। पूर्वी राज्य बिहार में बाढ़ आने की बड़ी वजह सीमावर्ती देश नेपाल से पानी छोड़ा जाना है। जब नेपाल के बांधों में पानी का स्तर बढ़ जाता है तो वह अपने बांधों के दरवाजे खोल देता है, जिससे पूरा उत्तर बिहार जलमग्न हो जाता है। इसके अलावा बांधों की कमी और बूढ़ी गंडक, बागमती एवं कोसी जैसी नदियों में जल के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण बिहार हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है। असम की बात करें तो इसकी भू आकृति अधिक सुभेद्य बनाती है। असम घाटी अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार की घाटी है। तिब्बत, भूटान, अरुणाचल और सिक्किम आदि क्षेत्रों में भूमि ढलान असम की ओर है, इसलिए इन सभी क्षेत्रों से पानी की निकासी का मार्ग केवल असम की ओर होता है और असम में आने वाली बाढ़ का एक बड़ा कारण है। तिब्बत, भूटान, अरुणाचल और सिक्किम जैसे उस क्षेत्र से आने वाला तेज पानी भूमि के कम कठोर होने के कारण जल्दी से भूमि का क्षरण करता है। फिर असम में अवसाद प्रवाहित करने वाली नदियां भी बहती हैं, इसलिए इन अवसादों के जमाव से पानी के प्रवाह में रुकावट आती है। ब्रह्मपुत्र, बराक और सहायक नदियों का तटबंधों से ऊपर बहना इसी का एक पहलू है, लेकिन महानगरों और शहरों में आने वाली बाढ़ की वजह अलग है। आइए शहरी बाढ़ पर एक नज़र डालते हैं। देश के शहरी क्षेत्रों में आई बाढ़ों की सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य घटनाओं में 2001 में अहमदाबाद की बाढ़, 2005 में मुंबई की बाढ़, 2008 में जमशेदपुर की बाढ़ और 2015 की चेन्नई की बाढ़ शामिल है। दरअसल शहरी क्षेत्रों में जलग्रहण क्षेत्र में प्रसार और उसमें कंकड़ पत्थरों के जमाव के चलते पानी की अंतःस्त्रावण दर में कमी आती है, जिससे आगे चलकर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। देखिए, यहाँ पर शहरी बाढ़ के कारण लिखे हुए हैं, तो हमें इनमें से भी कुछ ना कुछ पता ही होना चाहिए ज़रूर कि शहर में जो बाढ़ आती है, जो पानी का जमाव होता है, वो आखिर क्यों होता है। ठीक है, तो हमें इसमें से भी नोट कर लेना चाहिए पॉइंट। शहरों में अपेक्षाकृत कम समय तक रहने वाला लेकिन बहुत तेज व अचानक ही जल का ऐसा परिदृश्य खड़ा हो जाता है जो बाढ़ में तब्दील हो जाता है। अत्यधिक स्थलीय बहाव, नदी के तट, बाढ़ के मैदान व नदी के निम्न स्थलों का अतिक्रमण, भूजल को ग्रहण करने में आद्र भूमियों की बढ़ती अक्षमता आदि कुछ ऐसी वजहें हैं जो भारत के शहरों में बाढ़ लाती हैं। नदी में ठोस अपशिष्ट डालना, नालियों की अनुपयुक्त व्यवस्था और भारी बरसात के पानी का खराब प्रबंधन आदि नागरिकों द्वारा उत्पन्न की गई स्थितियां शहरी बाढ़ के कारण हैं। भारी और गैर मौसमी बरसात, समुद्र तटीय शहरों व नगरों के आसपास समुद्र का बढ़ता जल स्तर,
व तूफानों के कारण उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें आदि जैसे जलवायु संबंधी कारण भी शहरी बाढ़ को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक आर्द्र भूमियों का भी ह्रास इसका एक प्रमुख कारण रहा है। शहरी बाढ़ से संबद्ध समस्याओं का दायरा अपेक्षाकृत स्थानीय स्तर से लेकर बड़े स्तर की घटनाओं तक फैला होता है, जिसके तहत लोगों का अल्पकालीन स्थानांतरण, नागरिक सुविधाओं की क्षति, जल की गुणवत्ता में कमी और महामारी के खतरे जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चूँकि शहरी क्षेत्र बहुत ही सघन बसावट वाले होते हैं, इसलिए बाढ़ के चलते होने वाली सामाजिक और आर्थिक क्षतियाँ बहुत बड़ी हो सकती हैं। अब सवाल है कि बाढ़ के क्या प्रभाव हैं। अगर यूँ कहें कि भारत में बाढ़ सबसे आम और अक्सर आने वाली आपदा है तो गलत नहीं होगा। इसके चलते जानमाल का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक बाढ़ से होने वाले नुकसान में लगभग 60% क्षति नदियों के बाढ़ से होती है, जबकि 40% क्षति भारी बारिश और चक्रवात के बाद आने वाली बाढ़ से होती है। राज्यवार अध्ययन से पता चलता है कि देश में बाढ़ से होने वाले कुल नुकसान का 27% बिहार में, 33% उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में और 15% पंजाब में होता है। संयुक्त राष्ट्र की अब देखिए, ये इन्होंने हमारे सामने नंबर्स पेश किए हैं, आंकड़े पेश किए हैं कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक 60% नदियों की बाढ़, जबकि 40% क्षति भारी बारिश और चक्रवात के बाद आने वाली बाढ़ से होती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, आपदाओं के कारण भारत की औसत वार्षिक आर्थिक हानि 9.8 अरब डॉलर, अकेले बाढ़ से 7 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान होता है। डायरिया, सांस की बीमारी, हेपेटाइटिस और टाइफाइड बुखार तथा रोगवाहक जनकीय बीमारियों का प्रसार होता है। तो ये जैसे कि ये वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका सेकंड वाला पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि नंबर्स हैं हमारे पास। ये आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आप जानते ही हैं मैक्सिमम सभी। इतनी तो मैं सभी से उम्मीद कर सकता हूँ कि जो इस ऑडियो आर्टिकल को देख रहा है वो इतनी बात सभी जानते हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। माने तो आपदाओं के कारण भारत की औसत वार्षिक आर्थिक हानि 9.8 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें से 7 अरब डॉलर से अधिक के नुकसान का कारण अकेले बाढ़ है। इसके अलावा बाढ़ के आने के कारण स्वच्छ जल की उपलब्धता में कमी हो जाती है और इसके चलते महामारियां फैलती हैं। इससे डायरिया, सांस की बीमारियां, हेपेटाइटिस और टाइफाइड बुखार तथा रोगवाहक जन्य बीमारियों का प्रसार होता है। मौजूदा वक्त में पूरे देश में कोविड-19 महामारी का प्रसार है। ऐसे में आशंका है कि बाढ़ की स्थिति इसे और अधिक भयावह बना सकती है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु और गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं। बाढ़ का पानी अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी मैदानों की तरफ लाता है। यह मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है। बाढ़ के पानी के साथ बहकर आने से मैदानी इलाकों में इस उपजाऊ मिट्टी की एक परत बन जाती है, जिससे खेतों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल काफ़ी अच्छी होती है। इसके साथ ही रेत, पत्थर, अवसाद आदि जमा होने से अब देखिए, हमें साथ में ये भी पता लग गया कि बाढ़ के आने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये हमें ज़रूर याद रखना है, क्योंकि हमें जहाँ पर नुकसान हानि दिख रही है वहाँ पे हमें लाभ भी ज़रूर आना चाहिए। लाभ का भी ज़रूर पता होना चाहिए, किस चीज़ का नुकसान है तो किस चीज़ का फ़ायदा क्या हो रहा है। तो ये हम लोगों को पॉइंट ये वाला ज़रूर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस संकरी हो चुकी नदी के चैनलों को बाढ़ साफ कर देती है, जिससे नदी का फैलाव होने से नदी फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है। बाढ़ भूजल संभरण की भी एक वजह है। कुल मिलाकर बाढ़ रूपी आपदा सरकार के लिए लगभग हर साल पैदा होने वाली चुनौती है। फिर सवाल है कि बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रबंधन के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं। बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति 2012 बनाई। इसके तहत संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपायों के माध्यम से बाढ़ एवं सूखे जैसी जल संबंधी आपदाओं को रोक। अब देखिए, ये आ गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये है सरकार के प्रयास। ये हमें ज़रूर ही याद होने चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई। कब बनाई गई? 2012 में बनाई गई।
बाढ़ या सूखे से निपटने के लिए तंत्र सहित पूर्व तैयारी जैसे विकल्प पर जोर देने की बात कही गई। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति देना, आपदा प्रबंधन के लिए नीति तैयार करना, केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना आदि, ये सब इसमें थे। तो ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर सरकार के क्या प्रयास रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। के लिए हर संभव प्रयास का प्रावधान है। इसमें बाढ़ या सूखे से निपटने के लिए तंत्र बनाने सहित पूर्व तैयारी जैसे विकल्पों पर जोर देने की बात कही गई है। बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान अति महत्वपूर्ण है और इसका देश भर में सघन विस्तार करने पर जोर दिया गया है। रियल टाइम डाटा कलेक्शन सिस्टम का उपयोग करते हुए आधुनिकीकरण पर भी जोर देने की बात कही गई है। 2005 में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियमित किया, जिसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का गठन किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति देना, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां तैयार करना, केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना आदि इसके कार्य हैं। साथ ही भयावह आपदा स्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए रोकथाम या तैयारी और क्षमता निर्माण के ऐसे अन्य उपाय अपनाना जिन्हें वह जरूरी समझे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की कार्यपद्धति के लिए व्यापक नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करना इनके उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार पर भी ऐसे प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम और नदी प्रबंधन गतिविधियों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य यानी आरएमपी एवं आरएमबीए नामक 2 स्कीमों के घटकों का आपस में विलय करके एफएमबीएपी यानी फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट योजना तैयार की गई है। जल ग्रहण उपचार कार्यों से नदियों में गाद कम करने में सहायता मिलेगी। इससे देश में बाढ़ और भूक्षरण से शहरों, गांवों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संचार नेटवर्क, कृषि क्षेत्रों, बुनियादी ढांचों आदि को बचाने में मदद मिलेगी। लेकिन देश में बाढ़ से होने वाले नुकसान के आंकड़े बताते हैं कि ये प्रयास नाकाफी हैं। अभी हमें इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। ऐसे में सवाल है कि क्या हो आगे की राह। हम जानते हैं कि भारत की अवस्थिति भौगोलिक रूप से अधिक विविधता वाली है। इसमें एक ओर हिमालय जैसे पर्वत शिखर तो दूसरी ओर बड़े बड़े समुद्री तट हैं। साथ ही भारत के कई भागों में वर्षा की अवधि का अब देखिए, जैसे ये आ गया है कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए इसे लेकर, तो ये यहाँ पर याद रखने लायक बात है कि भविष्य में आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे सामने क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या हम इन्हें ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या हमारे देश की कंडीशंस हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें ये कुछ पॉइंट हमेशा याद रखने चाहिए जो हमारे आंसर में काम आएंगे, आंसर राइटिंग में। ठीक है, चलिए आगे वर्ष में देखते हैं। निश्चित समय है। इससे वर्षा ऋतु के दौरान बड़ी मात्रा में जल भराव एवं बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से बड़ी मात्रा में जन धन की हानि होती है, जिससे समाज का सबसे गरीब तबका प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। लिहाजा बाढ़ जैसी आपदा की रोकथाम तथा बाढ़ आने के पश्चात होने वाली हानि को कम करने के लिए जरूरी प्रयास किए जाने की जरूरत है। हालांकि विभिन्न सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों द्वारा बाढ़ के प्रभावों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह प्रयास तब तक ऐसी आपदाओं को रोकने में कारगर नहीं हो सकेंगे जब तक मानव निर्मित कारकों जैसे जलवायु परिवर्तन, वन उन्मूलन, अवैज्ञानिक विकास कार्य आदि को नहीं रोका जाता। हालांकि वर्षों में शहरी बाढ़ इन्हीं मानव निर्मित कारकों का नतीजा है। ऐसे में ज़रूरी है कि बाढ़ को रोकने और उसके नुकसान को कम करने के लिए कई मोर्चों पर तैयारी की जाए। सबसे पहले हमें अवसंरचनात्मक तैयारी की ज़रूरत है। नियोजित विकास, शहरी क्षेत्रों में हरित कवर व हरित पट्टी को बढ़ाना, भारी वर्षा के जल की निकासी व्यवस्था में सुधार करना आदि कुछ ऐसी तैयारियां हैं जिसे अपनाकर बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है। तटबंध, कटाव रोकने के उपाय, जल निकास तंत्र का सुदृढ़ीकरण, तटीय सुरक्षा के लिए दीवार जैसे उपाय किए जाने चाहिए जो उस खास भू आकृतिक क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। गैर संरचनागत उपाय के तहत आश्रय गृहों का निर्माण, सार्वजनिक उपयोग की जगहों को बाढ़ सुरक्षित बनाना, अंतर्राज्यीय नदी बेसिन का प्रबंधन, बाढ़ के मैदानों का क्षेत्रीकरण आदि किया जा सकता है। इस अब देखिए, जैसे ये आ गए हैं पॉइंट कुछ हमारे सामने, ये पॉइंट याद रखने लिए है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है
ऐसे ही ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये जो हमारे सामने आजकल नदी जोड़ो परियोजना चल भी रही हैं, तो इनका समाधान हमें अच्छे से निकालना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें याद रखने ज़रूरी हैं, ये फ्यूचर में काम आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा संस्थागत सतर्कता की ज़रूरत है। इसके तहत कुछ संस्थागत तैयारियां जैसे जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, वैक्सीन व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बचाव के लिए मानसून पूर्व तैयारियां करना और नागरिकों को बचाव का प्रशिक्षण देना आदि करने की ज़रूरत है। राज्य स्तर पर बाढ़ नियंत्रण एवं शमन के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने और स्थानीय स्तर पर लोगों को बाढ़ के समय किए जाने वाले उपायों के बारे में प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। ऐसे उपाय जो बाढ़ को रोकने में सक्षम हैं, जैसे जल निकास तंत्र में सुधार, वाटरशेड प्रबंधन और मृदा संरक्षण पर जोर देना होगा। वर्तमान परिदृश्य ऐसा भी है कि देश के कुछ हिस्से बाढ़ से घिरे हुए हैं, तो कुछ अन्य हिस्से जल की अत्यंत कमी का सामना कर रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एक ही समय में ये देखा जा सकता है। ऐसे में नदी जोड़ो परियोजना एक व्यवहारिक समाधान हो सकता है और इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। शहरी लोगों के रहन सहन की आदतें व उनकी जीवन शैली में सुधार संबंधी मानकों को अपनाकर भी बाढ़ की संभावनाओं और नुकसान को कम किया जा सकता है। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। भारतीय राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अब देखिए ये इनका सवाल है इस ऑडियो आर्टिकल से रिलेटेड। यह है, भारतीय राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी आपदा हमेशा ही चुनौती पेश करती रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रकार के बाढ़ प्रबंधन की आवश्यकता है, विश्लेषण कीजिए। तो अब देखिए जो जो पॉइंट मैंने आपको दिखाए थे, जो पॉइंट मैंने आपको बताए बीच बीच में, वो सभी इस आंसर में बहुत ही अच्छे ढंग से डाले जा सकते हैं और इसमें आप अपनी राय भी बाद में दे सकते हैं कि आखिर क्या सरकार के प्रयास रहे हैं और क्या नहीं रहे हैं, क्या होने चाहिए भविष्य में। वो सभी पॉइंट मैंने आपको बीच बीच में बताए। उतने ही पॉइंट से आपका 150 से 200 वर्ड के बीच में आंसर हो जाएगा, जितना हमें ज़रूरत होती है आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। इसलिए यही हमें ध्यान रखना है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको मेरे पॉइंट समझ में आए होंगे। मैंने इस ऑडियो आर्टिकल में जो जो कहने की कोशिश की है, ठीक है। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को इतना देखा, ठीक है। मिलते हैं अगले ऑडियो आर्टिकल में, अगले एनालिसिस के साथ। ओके, बाय।